हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी वाला फाउंडेशन। सभी फ्रेंड्स का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की क्लास में बच्चों हम बात करने वाले हैं इक्वालिटी के बाद स्टेट गवर्नमेंट की। और स्टेट गवर्नमेंट में आपके दो चैप्टर्स हैं। एक जिसमें आपको बताया गया है कि गवर्नमेंट का हेल्थ के सेक्टर में क्या रोल है, एंड सेकंड के स्टेट गवर्नमेंट जो है वह किस तरीके से वर्क करती है, हाउ द स्टेट गवर्नमेंट्स वर्क, है ना। तो ये दो आपके चैप्टर्स है, एक एक करके पढ़ेंगे दोनों को। अब देखो इन दोनों में आखिर ये जो यूनिट है आपकी स्टेट गवर्नमेंट की, इसमें कौन कौन से टॉपिक्स है, पहले टॉपिक देख लो। हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क, एमएलए कौन होता है, वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट, है ना। ये सारी बातें हम पढ़ते हैं गवर्नमेंट में। हेल्थ और डब्ल्यूएचओ का क्या रोल है हेल्थ में, हेल्थ केयर इन इंडिया, भारत में स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं कैसी है, पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज, हेल्थ इंफ्रा के कुछ फैक्ट कुछ चैलेंजेस देखेंगे, ये आपका सब एक्स्ट्रा होगा। हेल्थ केयर क्या आपका फंडामेंटल राइट्स, इसकी हम बात करेंगे। ठीक है, मेंस और पीटी के क्वेश्चन देखेंगे यूपीएससी ने 2021 में एक क्वेश्चन पूछा था और एकदम सेम एज इट इज लाइन आपका इसी एनसीईआरटी का था। और मेडिकल टूरिज्म की बात करेंगे, तो ये आपका हेल्थ सेक्टर वाला हो गया। ठीक है, अब देखो चूंकि मेंस में हम देखेंगे कि हेल्थ सेक्टर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए हम इसके थोड़े से ज्यादा जो डायमेंशन है उसको हम देखेंगे। ठीक है, चलो तो सबसे पहले देखो स्टेट गवर्नमेंट में हमें जिन जिन मुद्दों पर बात करनी है, रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ। ठीक है, सबसे पहली बात कि जिस मुद्दे पर बात करने वाले वह आखिर है क्या, हेल्थ क्या है, व्हाट इज हेल्थ। सबसे फर्स्ट ये है इसमें, व्हाट इज हेल्थ। क्या आप केवल फिजिकली या फिर आप इलनेस या इंजरी से अगर फ्री है, क्या केवल उससे ही हेल्थ कहेंगे, या फिर इसमें आपका मेंटल और बाकी जो कॉन्शियसनेस लेवल है, ठीक है, वो भी इसमें आएगा। सो व्हाट इज हेल्थ, सबसे फर्स्ट यही है। जब भी देखो कोई भी टॉपिक शुरू करती हूं मैं, तो स्टार्टिंग में ही आपको वो जो टर्म है उसको हम बहुत अच्छे तरीके से क्लैरिफाई करते हैं। तो यहाँ पर हम पहले हेल्थ की बात करेंगे कि हेल्थ का मतलब होता क्या है, आर एबिलिटी टू रिमेन फ्री ऑफ इलनेस एंड इंजरीज। तो किसी चोट से किसी बीमारी से मुक्त रहना वो हेल्थ है, लेकिन इसके साथ साथ उसमें आपका मेंटल हेल्थ, आपकी मेंटल स्टेबिलिटी, ये भी उसमें शामिल होगी, है ना। सो व्हाट इज हेल्थ हो गया। हेल्थ केयर इन इंडिया की हम बात करेंगे सेकंड, इसमें जो होगा वह आपका होगा हेल्थ केयर इन इंडिया। हेल्थ केयर इन इंडिया, भारत में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जो है वह कैसी हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट हम बात करेंगे पब्लिक एंड प्राइवेट, पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज, पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज एंड प्राइवेट। ठीक है, एंड प्राइवेट, इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे थोड़ा सा। और नेक्स्ट हम यहां पर बात करने वाले हैं कि आखिर चैलेंजेस क्या क्या हैं, है ना। हेल्थ केयर को लेकर चैलेंजेस क्या क्या है, और क्या हेल्थ केयर और इक्वलिटी को अगर हम कंपेयर करें कि सभी के लिए क्या हेल्थ केयर जो है वह अवेलेबल है। हर एक पर्सन, हर एक सिटीजन जो इंडिया में है, अगर वह किसी इलनेस इंजरी से अगर वह इफेक्ट होता है, तब क्या वो अपना ट्रीटमेंट कराने में सक्षम है, क्या वह मेडिकल एक्सपेंसेस जो है वह बियर कर सकता है, ये सभी बातों की हम चर्चा करेंगे। हम देखते हैं कि कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि 40% से ज्यादा ऐसी पॉपुलेशन है कि अगर उसे किसी तरह की बीमारी या कुछ भी हो जाता है तो वह बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस में आ जाता है। क्यों? बिकॉज ऑफ उसके बाद आप क्योंकि उसके पास वो मेडिकल एक्सपेंसेस बेयर करने के लिए पैसा नहीं है ना। वो उसको उस एक्सपेंस को वो नहीं कर सकता, और ऐसे में वह क्या करेगा, या तो अगर उसके पास कोई प्रॉपर्टी और बड़ी बीमारी है तो या तो वो उसको सेल कर देगा, या फिर दूसरा है कि वह कहीं से जो मनी है वह बोरो कर लेगा, उधार ले लेगा। तो यहाँ पे केवल 20% ही ऐसे लोग हैं जिनके पास हेल्थ केयर अवेलेबल है। अगर उन्हें जरूरत है, अगर उन्हें नीड है, तो वह उस तरह की फैसिलिटीज, हेल्थ केयर को लेकर जो फैसिलिटीज है वह वेयर कर सकते हैं, लेकिन केवल और केवल 20% लोग, बाकी का क्या। तो ऐसे में एक बहुत बड़ा इशू है हेल्थ केयर एंड इक्वलिटी, हेल्थ केयर एंड इक्वलिटी। ठीक है, और एक लास्ट जो हम इसमें देख सकते हैं हेल्थ केयर एंड इक्वलिटी के बाद, व्हाट कैन बी डन, आखिर हम इसके लिए कर क्या सकते हैं। ओवरऑल अगर हम देखें, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, व्हाट कैन बी डन, व्हाट कैन बी डन।
ठीक है, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं बच्चों, ये हमें देखना है। अब देखो इसमें जो नेक्स्ट हमें देखना है, इसमें कुछ कुछ आर्टिकल्स हैं। अब देखो इसको पॉलिटी से कैसे कनेक्ट करता है, नो डाउट आपकी सोसाइटी से ये कनेक्ट है, काफी इंपॉर्टेंट इशू भी है आपका। ठीक है, हमें इसमें ये देखना है कि आखिर ये पॉलिटी में कहां कहां कनेक्ट हो रहा है, और इसमें गवर्नमेंट जो है उसका आखिर क्या रोल है, गवर्नमेंट का जो है वह इसमें क्या रोल हो सकता है, गवर्नमेंट इसके लिए क्या कर सकती है, क्या ऐसी फैसिलिटीज है जो वह लोगों को प्रोवाइड कर दे। और ऐसे में एक इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल है, आर्टिकल 47 की हम यहां पर बात करने वाले हैं। आर्टिकल 47 कहां पर आएगा, आर्टिकल 47 डीपीएसपी पार्ट 4, आपका कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4 और डीपीएसपी में आर्टिकल 47 आएगा। ठीक है, तो यहां पर ये दिख रहा है कि आपको रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ है ना, ये लिख लेना आप ऊपर हेडिंग। चलो मैं इसको लिख ही देती हूँ, रोल ऑफ द गवर्नमेंट, रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ। अब एक एक करके हम इसको पढ़ते हैं, समझते हैं, साथ में हम कुछ रिपोर्ट्स की भी बात करेंगे, साथ में हम कुछ आर्टिकल्स की भी बात करेंगे, एक इंडेक्स भी देखेंगे, नीति आयोग का हेल्थ परफॉर्मेंस इंडेक्स है ना। तो यहाँ पर ये जो सारी चर्चाएं हैं वह आपके इसके इर्द गिर्द रहेगी। सबसे पहली बात की आखिर जो हेल्थ है वह है क्या, व्हाट इज हेल्थ, है ना, व्हाट इज हेल्थ। सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। देखो अगर आपको ये लगता है कि जो हेल्थ है, व्हाट इज हेल्थ, स्वास्थ्य, हिंदी में लिखना उसको उतना ही कठिन होता है। स्वास्थ्य को आधे बच्चों को तो जो हिंदी के भी है उनको भी नहीं आता होगा। देखो स्वास्थ्य में आधा सा और आधा था ही आता है, कोई भी एक कंप्लीट नहीं आता। ठीक है, चलो तो यहां पर हम देखेंगे हेल्थ का मतलब क्या है, हमारी ऐसी योग्यता, ठीक है, हमारी ऐसी योग्यता जो कि हमें चोट से, बीमारियों से मुक्त रखे, वो अवस्था क्या आपकी स्वास्थ्य कहलाएगी। अगर आप अभी स्वस्थ है इसका मतलब क्या है, आर एबिलिटी, आर एबिलिटी, आर ability to remain free, to remain free for free of illness, free of illness and injury। लेकिन याद रखना कि ये केवल एक मतलब ये केवल एक पैरामीटर नहीं हो सकता हेल्थ को मेजर करने का। अच्छा, सबसे पहले देखो कि आखिर जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो आप देखेंगे रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ, तो शुरुआत में हम पढ़ेंगे इन अ डेमोक्रेसी पीपल एक्सपेक्ट द गवर्नमेंट टू वर्क फॉर देयर वेलफेयर। हम एक डेमोक्रेसी में चूंकि अपनी गवर्नमेंट से एक अपेक्षा रखते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो इसके लिए वर्क करेगा, है ना। दिस कुड बी थ्रू द प्रोविजन ऑफ द एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग और डेवलपमेंट ऑफ रोड, इलेक्ट्रिसिटी एटसेट्रा। तो हम क्या करते हैं कि गवर्नमेंट से इन चीजों की अपेक्षा करते हैं, एक्सपेक्टेशन करते हैं कि वह शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, इन सभी चीजों को क्या करेगा, कंप्लीट करेगा, ये सारे जो फैसिलिटीज है वह हमें प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो यहां पर हमें बस यही एग्जामिन करना है इस चैप्टर में कि आखिर हेल्थ के लेकर गवर्नमेंट जो है वह किस तरीके के काम करते हो। जब हम प्राइवेट और पब्लिक हेल्थ केयर को थोड़ा सा हम कंपेयर करेंगे तब हम देखेंगे कि अगर हम अभी का जो एक हम देखें कि इन रिसेंट टाइम इंडिया में क्या हो रहा है कि जो प्राइवेट सेक्टर से स्पेशली वो ज्यादा इंक्रीज हो रहे हैं, और जो पब्लिक सेक्टर्स है, जो पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज है, वो उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही है ना। तो यहां पर हम एक निष्कर्ष जो है वह देखते हैं। सो देखो, we can think of health in many way. Health means our ability to remain free of illness and injury, but health is not about only disease। क्या केवल हम ये कहें कि क्या केवल बीमारियों से ही संबंधित होती है आपकी जो इलनेस है, आपका जो हेल्थ है, क्या केवल बीमार नहीं है इसका मतलब आप स्वस्थ है, और भी तो कई इसमें चीजें शामिल है। तो याद रखना, you may have associate only some of the situations in the above collage with health। आगे हम देखते हैं बच्चों की जो आपका स्वास्थ्य है ना, जो आपकी हेल्थ है वह कुछ सिचुएशन से भी प्रभावित होती है। फॉर एग्जाम्पल देखो, अब कौन कौन सी सिचुएशंस हैं सरकार, देखो एक तो होता है जब आप पढ़ेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट, आपके पेपर 3 में है ना, डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन। उसमें आपदा प्रबंधन को हम क्यों आपदाओं का प्रबंधन करें, हम क्यों ना हो जाने दें जो हो रहा है। तो यहां पर WHO की, सॉरी WHO नहीं, आई थिंक एक रिपोर्ट शायद वर्ल्ड बैंक की है, हाँ
वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट है वो ये कहती है कि अगर हम किसी डिजास्टर को होने देते हैं तो उसके बाद जो मिटिगेशन के और बाकी सब जो उपाय करेंगे ना, उसमें अगर हमारा $3 खर्च हो रहा है और अगर हम उसके पहले ही कर ले, अगर हम वो जो उपाय करने वाले वो पहले ही कर ले, तब हमारा $1 खर्च होगा। तो इकोनॉमिकली चूंकि ये बहुत सही है, इसलिए सभी देशों को, विश्व के सभी देशों को डिजास्टर मैनेजमेंट करना चाहिए। हमें इकोनॉमिकली जो चीजें है वह ज्यादा सही होती है, जान माल की हानि नहीं होती है। ठीक वैसा ही है बच्चों की, अगर गवर्नमेंट ये कहे कि हम केवल हॉस्पिटल और हेल्थ केयर की जो सर्विसेज है वे प्रोवाइड कर देते हैं, लेकिन कुछ ऐसी सुविधाएं ना करें, जैसे हम देखेंगे कि कुछ ऐसी सिचुएशंस होती है जो आपको बीमार कर देती है, जैसे कि हम कहें सिचुएशंस जो अफेक्ट करती हैं आपके हेल्थ को, जैसे कि हम बात करें क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। आप 1 सप्ताह गंदा पानी पी लीजिए। ज्यादातर हम, एक रिपोर्ट कहती है कि ज्यादातर जो टाइफाइड है, जो पानी पूरी और गोलगप्पे खाते हैं बाहर, है ना, क्योंकि वो पानी सही इस्तेमाल नहीं करते, कुछ लोग आरओ वाटर में भी ये बनाते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर अगर अवेलेबल ना हो तो ऐसे में वाटर डिसीजेस जो है वह होने का बहुत ज्यादा खतरा रहता है। और हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस तरह की डिसीज से सीधा मर जाते हैं, डेथ कर जाते हैं। तो हम देखते हैं बच्चों की कुछ ऐसी सिचुएशंस भी होती हैं, कुछ ऐसे रीजंस भी होते हैं जिसकी वजह से हम बार बार बीमार पड़ते हैं। आपको पता है कि पहली बार जिस डॉक्टर ने ये कहा था ना कि आप हाथ धो के खाना खाया करो क्योंकि इससे बीमारियां नहीं होती, लोगों ने उसको पागल घोषित कर दिया था। जब शुरुआत में ये उसने सबसे पहले ये बात कही थी कि लोगों को समझ में नहीं आता भाई हाथ धोने से बीमारियां जो है, आज आपको ये बात आज पता चल गई। नहीं, आज तो ठीक है, आज बच्चा बच्चा इस बात को जानता है, हम स्कूल में ही सिखाया जाता कि हमें हैंड वॉश करके, ठीक है, जो खाना है वह खाना चाहिए। लेकिन शुरुआत की बात थी। देखो, तो बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस हो सकती है ना, आप अगर बार बार बीमार पड़ रहे हो, फॉर एग्जांपल आप अपनी हैबिट्स पर थोड़ा सा नजर डालना कि हम, मैं बीमार क्यों पड़ रहा हूं, क्यों पड़ रही हूं, है ना। इस चीज को लेकर हमारे अंदर जो हेल्थ अवेयरनेस है वो बहुत कम है इंडिया में। कुछ भी खा लेते हैं, ये नहीं सोचते कि इसका हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कितने मात्रा में हमें खाना है, कुछ नहीं पता है। आप देखेंगे कि अगर जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो हेल्थ को लेकर बहुत ज्यादा अवेयर रहते हैं। और इवन आप ये देखो बच्चों कि वहां पर, जैसे हम अल्फांसो आम का सुनते हैं, बहुत सारी चीजें देखो इससे जुड़ी हुई हैं, तो आप जो देखते हो समझते हो, उन सबको हम थोड़े एग्जांपल से पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे कि अल्फांसो आम में चूंकि कुछ पेस्टिसाइड्स जो है कुछ परसेंटेज में पाया गया था, इसलिए अमेरिकन गवर्नमेंट ने, आज से कई साल पहले की बात है, गवर्नमेंट ने इंडिया से जो एक्सपोर्ट किया जा रहा था उसको रोक दिया। हमारे यहाँ तो अल्फांसो को भाई आम का राजा कह दिया, जीआई टैग भी दे दिया। लेकिन सोचो कि उसमें हमने एक्सपोर्ट करने के लिए किया था, तब भी हमने उसमें जो पेस्टिसाइड्स और सारी चीजें यूज की, कितनी कम यूज की होंगी, उसके बाद भी गवर्नमेंट, यूएसए की गवर्नमेंट ने रोक दिया था, है ना। उस टाइम उसको रोक दिया था। क्यों? वो वहां पर हेल्थ को लेकर अवेयरनेस है। अब हमारे यहाँ जो फूड इंस्पेक्टर, आपको पता भी नहीं कि आप कितने रेस्टोरेंट जाते हैं और वहां पर आप जो खाना, ऐसा नहीं कि आप बंद कर दे खाना, है ना, लेकिन थोड़ा सा अवेयरनेस की बात है कि आप वहां पर जो खाना, आपको नहीं पता कि वो कितने दिन पुराना खाना आप खा रहे हो। तो ये एक हेल्थ अवेयरनेस जो हम देखते हैं कि बहुत कम है इंडिया में, है ना, और पूरा सिस्टम ही उसी तरीके से बना हुआ है। अवेयरनेस की सच में कमी है, मुझे भी पर्सनली ऐसा फील होता है, ठीक है। चलो, तो देखो हम देखते हैं कि क्लीन ड्रिंकिंग वाटर जो है एक बहुत बड़ा एक कॉज हो सकता है कि आप बार बार बीमार पड़ रहे हैं। इसके अलावा हम देखेंगे पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये एक रिपोर्ट कहती है कि जैसे दिल्ली में ठंड बढ़ी, पॉल्यूशन बढ़ा, और यहां पर 1/3 से ज्यादा, अगर हम पूरे विश्व की बात करें, पूरे वर्ल्ड की बात करें, तो बहुत ज्यादा अगर हम परसेंटेज में देखें तो डेथ परसेंटेज एयर पॉल्यूशन के कारण, हार्ट डिसीज या फिर हम कहें कि हार्ट फेल हो जाना, हार्ट अटैक जैसी जो कंडीशन है इंडिया में सबसे ज्यादा होती है, ठीक है, सबसे ज्यादा। तो एयर पॉल्यूशन से भी काफी जाने जाती है। तो आप खुद सोचो कि आप जिस एनवायरमेंट में रह रहे हो, कहते हैं कि जिसने दिल्ली में रह लिया उसकी ऑल ओवर जो आयु है वो लगभग 5 साल या 10 साल अपने आप कम हो जाती है। तो ये क्या है बच्चों? पॉल्यूशन का ही तो है। आप देखोगे इतना इंडस्ट्रियल एरिया, इतना पॉल्यूशन है, भले आपको अवसर वही दिखे, रोजगार वही दिख रहा है, एजुकेशन वही दिख रही है, सब कुछ आपको वही दिख रहा है, लेकिन उसके बाद भी आप देखोगे कि किस एनवायरमेंट में आप जी रहे हो, है ना। तो यहां पर क्या है कि सिचुएशंस ये ऐसी होती है जो कि हमें इफेक्ट करती हैं। आप बहुत सारे ऐसे गांव में देखेंगे जहां पर लोगों को बार बार इस तरह की जो डायरिया जैसी बीमारियां हो रही हैं, और आप देखोगे कि सबसे ज्यादा वाटर डिसीजेस यहीं पर, आप कोई गांव देखो, यहाँ पे गंदा पानी पी रहे हैं लोग, क्योंकि वहां पे अवेयरनेस नहीं है, अवेलेबल नहीं है, तो लोग क्या करेंगे? वही पीने के लिए मजबूर है। ऐसे में वाटर डिसीजेस
लेकिन एक रिपोर्ट कहती है, अच्छा देखो एक मैं आपको क्वेश्चन दिखाती हूं। डायरिया इज अ वाटर बॉर्न डिसीज। डायरिया क्या वाटर बॉर्न डिसीज है? पानी से होने वाली बीमारी है। गंदा पानी जब हम पीते हैं तब ये बीमारी होती है। और फर्स्ट है कि जो हेल्थ है वह क्या है, एक स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, ठीक है, स्टेट सब्जेक्ट है। इस पर मैं आऊंगी, इसके साथ करंट अफेयर ऐड है, याद रखना ये बात सही है। और अगर हम डायरिया की बात करें तो डेफिनेटली ये वाटर बॉर्न डिसीज है, पानी से होने वाली बीमारी है, जल जनित बीमारी है, ठीक है। तो साथ ही बच्चों यहां पर देखो एक बात मैं आपको बताती हूं कि अगर हम देखें कि कितने तरह की जो बीमारियां वह होती हैं, और ऐसे में ऐसा पानी जो कि बहुत ज्यादा खराब पानी है उससे पीने से बहुत सारी बीमारियां होती है, ठीक है। आगे हम देखेंगे कि डायरिया और भी कई बीमारियां हैं, जैसे कि कुछ हम देखेंगे कम्युनिकेबल डिसीज है, कुछ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज होती है, संचारी और गैर संचारी रोग, है ना। तो यहां पर क्या है कि संचारी रोग का मतलब क्या हुआ, अगर हम कम्युनिकेबल डिसीजेस की बात करें, जैसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जो बीमारियां है वह हो जाती हैं, ठीक है। तो देखो इन दोनों बीमारियों में ज्यादातर जो लोगों की मौत होती है वह होती है नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस से, गैर संचारी रोगों से, मतलब जैसे कि कैंसर, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, जैसे कि हाई कोलेस्ट्रॉल, जैसे कि वेट बढ़ जाना, ये सारी चीजें ऐसी होती है जो कि बीमारियों को जन्म देती है। हेल्थ को लेकर देखो अवेयर, एक स्टूडेंट है अगर आप, और आपका ज्यादातर जो काम है वह किस चीज का है, आप बहुत ज्यादा फिजिकली तो वर्क कर नहीं रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर आपका जो ज्यादातर श्रम है वह इसका है। तो आपको नहीं लगता कि एक अगर कोई आर्टिस्ट है तो वह अपनी कला के लिए वर्क कर रहा है, ठीक है। आप ज्यादातर अगर आप बॉलीवुड या फिर कुछ भी देख लो, आप जितने भी एक्टर एक्ट्रेस देखते हो वो ज्यादातर अपने फिजिक पे ज्यादा वर्क करेंगे कि वह कैसे दिख रहे हैं, है ना। वो सारी चीजें क्या है, वो उनका मेन काम वही रहता है, तो उस पर वर्क कर रहे हैं। आप स्टूडेंट है, आपका काम ज्यादातर क्या है कि माइंड यूज करना है आपको, तब आपको क्या करना चाहिए, आपको उसको स्ट्रांग बनाना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर देखो हेल्थ को लेकर जो अवेयरनेस है ये कम है, और हेल्थ एक बहुत बड़ा इशू है। अभी जब हम कोविड की बात करेंगे ना, बहुत सारे ऐसे देश जो इस बात कदम भरते थे कि भाई हम वर्ल्ड पे हमारा जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एकदम टॉप लेवल का है, बहुत सारे ऐसे देश थे। तो टॉप 10 कंट्रीज जो थे ना, उनके भी सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर में बैठ गए थे, कोविड में बैठ गए थे। सब समझ गए कि भाई हमारी जो तैयारी थी वह इस तरह के जो पेंडेमिक है उसको लेकर कितनी थी, है ना, कितनी थी ये तैयारी। तो यहां पर हम देखेंगे कि नॉन कम्युनिकेबल जो डिसीजेस है इससे होने वाली जो मौत है, जानते हो कितनी, 61% जो डेथ इंडिया में होती है, 61% अगर हम देखें डिसीज से होने वाली जो टोटल नंबर, टोटल परसेंटेज डेथ की बात करें उसमें से 61% मतलब 60% से ज्यादा हिस्सा आ गया, है ना, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस से होगा। ओवरवेट, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, क्लियर है। चलो ये कुछ ऐसे परसेंटेज थे जो मुझे आपको बताने थे। अब आगे चलो, तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे हेल्थ की, क्योंकि अब देखो बच्चों, कल हमने और इक्वालिटी की बात की थी, वो भी आपका बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक था, क्योंकि इसमें बहुत सारे डायमेंशन जुड़ रहे थे, हेल्थ में भी बहुत सारे डायमेंशन जुड़ रहे हैं। हम इसे भी ऐसे ही पढ़ेंगे, थोड़ा सा एग्जाम्पल्स और सारी चीजों को देखते हुए, ठीक है। इसके अलावा देखो अगर हम फूड की बात करें, मान लीजिए आप क्या खाना खा रहे हैं, फूड हैबिट्स, और अगर मान लीजिए आपके पास सफिशिएंट जो फूड है, सफिशिएंट जो चीजें हैं वो अवेलेबल नहीं है, आप बीमार पड़ोगी, आपका इम्यून सिस्टम वीक हो रहा है ना, तो यहां पर आप तो बीमार पड़ना ही है। तो ऐसे में क्या है बच्चों कि जो हम पानी पी रहे हैं, हम जिस तरह के एनवायरमेंट में रहे, हम जिस तरह का खाना खा रहे हैं, इस तरह से जो बीमारियां हैं वो हमारे पास आती हैं। और ऐसे में गवर्नमेंट को ना केवल यहां वर्क करना चाहिए, गवर्नमेंट को ना केवल हेल्थ केयर फैसिलिटीज में वर्क करना चाहिए, बल्कि गवर्नमेंट क्यों बार बार इस तरह की योजना चलाती है कि पानी शुद्ध पीना है, ठीक है, पोषण योजना चला रही है, पोषण आहार योजना, ये सारी चीजें क्या है कि अगर हम इस पे वर्क करते हैं तो इसके दो फायदे हैं। एक तो लोग बीमार नहीं पड़ेंगे, तो हमारे हेल्थ इंफ्रा पे ज्यादा प्रेशर नहीं आएगा। दूसरी बात है लोग स्वस्थ रहेंगे, तो हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स है उसका स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। किसने कहा था कि एक स्वस्थ जो मेल फीमेल जो स्त्री पुरुष है उनसे ही मिलकर राष्ट्र का निर्माण होता है। ये यूपीएससी ने ऐसे में पूछा था, ये एनसीईआरटी की लाइन है, इकोनॉमी वाली, देख लेना आप, ठीक है। तो यहां पर देखो, इसके बाद एक चीज और सुनो जब हम हेल्थ की बात करेंगे, ये सारी बातें, एक तो हमने कंडीशन की बात कर ली कि आदमी जो है वह किन सिचुएशंस के कारण, है ना, रीजंस जो है वह क्या है जिससे वह बीमार पड़ रहा है। और हेल्थ का मतलब ये नहीं है केवल कि हमारी जो एबिलिटी है चोट और बीमारियों से मुक्त रहना, केवल डिसीज से संबंधित नहीं है, कुछ सिचुएशंस भी है, कुछ रीजंस भी है, ठीक है। इसके अलावा देखो नेक्स्ट हमें देखना है कि साथ ही ऑल ऑफ अस वुड लाइक टू बी एन एक्टिव एंड इन गुड स्पिरिट इन वॉट एवर वी मे डूइंग।
हम जो कुछ भी कर रहे हैं वहां पर हम ये सोचते हैं कि हम बहुत चुस्त दुरुस्त होकर उस काम को करें। आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, बट कितने बच्चे यही कि सोचते हैं कि नहीं हम बहुत स्ट्रांग तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो ऐसे में केवल आपको कोई बीमारी नहीं है, ये काम नहीं आएगा, आपका मेंटल लेवल भी होना चाहिए, है ना। तो ऐसे में याद रखना कि आप अगर अनहेल्दी, आप इनएक्टिव हैं, तब आपको ये चीजें नहीं आएंगी, ठीक है। आप एंशियस है बहुत ज्यादा, आप गुस्से में रह रहे हैं, आप डरे हुए हैं, तो ये सारी चीजें भी बीमारियों में ही आ जाती हैं, आपकी नेगेटिव चीजें ही हैं। तो यहां पर ये आपको याद रखना है कि ये सारे आपके हेल्दी होने के लक्षण तो बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे में हम सबको कैसे रहना चाहिए, स्ट्रेस फ्री रहना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास जो मेंटल स्ट्रेन है, जो तनाव है, उसको कम करना चाहिए। ये आपका हो गया हेल्थ। तो यहाँ पर देखो, हेल्थ में हमने कहा कि केवल ये नहीं है, इसके अलावा कुछ रीजंस भी है। इसके अलावा हमने यहाँ पर मेंटल कंडीशंस भी जोड़ दिया, ठीक है, कि आपके पास जो मेंटल स्ट्रेस है वह भी आप उससे मुक्त होना चाहिए। अब आगे हम चलते हैं और हम बात करते हैं कि जो स्टेट है, स्टेट पर योजनाएं कौन बनाएगा, कौन इसके लिए लॉ लेकर आएगा, ठीक है, ये सारे काम जो है वह कौन करेगा। तो हम सभी जानते हैं 7 शेड्यूल की थोड़ी सी बात कर ले, 7वीं अनुसूची की, है ना। 7 शेड्यूल की बच्चों बात करते हैं। देखो, हेल्थ जो है वह किसका सब्जेक्ट है। हेल्थ जो है ये किसका सब्जेक्ट है, तो ये राज्य सूची का, स्टेट लिस्ट का विषय है। ये अभी मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया उसमें यही था ना, राज्य सूची का विषय है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि हेल्थ जो है पार्ट ऑफ स्टेट लिस्ट ऑफ द 7th शेड्यूल। 7th शेड्यूल जो 7वीं अनुसूची है ना, जो 7वीं अनुसूची है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, 7th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, समझ जाओगे ना, संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान की 7वीं सूची में जो 3 पार्ट डिवाइड किए गए हैं ना, कौन कौन सी सूची है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ठीक है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो याद रखना कि यहाँ पर हमारे संविधान में ये राज्य सूची का विषय होता है, मतलब राज्य सूची में जो सब्जेक्ट शामिल है, जो विषय शामिल है, जैसे कि पुलिस व्यवस्था है, तो ये इन सारी चीजों पर जो नियम बनाएगा, जो लॉ बनाएगा, उसमें किसका अधिकार है, स्टेट को अधिकार है, ठीक है। अब देखो एक और पॉइंट देखो जो कि करंट अफेयर से भी रिलेटेड है, उसको जरा समझो, ठीक है, जो कि करंट अफेयर से भी बच्चों संबंधित है। आपको यहाँ पे याद रखना है कि देखो, आपको जो रिसेंटली अगर आप 15th फाइनेंस कमीशन, 15वां वित्त आयोग, अगर हम 15th फाइनेंस कमीशन की बात करेंगे, ठीक है, 15th फाइनेंस अगर हम कमीशन की बात करेंगे, तो इसके द्वारा ये रिकमेंड किया गया है, ये इंपॉर्टेंट है, सीधा पूछा जा सकता है, इसके द्वारा ये रिकमेंड किया गया है कि स्टेट से हटाकर कॉन्करेंट में इसको शामिल कर दिया जाए, स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में शामिल कर दिया जाए। कॉन्करेंट लिस्ट में ऐसे सब्जेक्ट शामिल होते हैं, ऐसे विषय शामिल होते हैं जिन पर की नियम बनाने का जो अधिकार है वह सेंटर को भी है और स्टेट को भी है। बट अगर किसी तरह का कोई डिस्प्यूट होता है, किसी तरह का कोई कंफ्लिक्ट होता है, तब जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लॉ बनाए गए हैं उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। तो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट से उठा के याद रखना कि जो कॉन्करेंट लिस्ट है उसमें शिफ्ट करने की बात 15th फाइनेंस कमीशन के द्वारा की गई है। क्लियर है इतना। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, ये आखिर कहां पर आएगा, क्या ये फंडामेंटल राइट है, पहले इसको लिख देती हूं यहां पे, है ना, फिर आगे बताती हूं। अगर हम राइट टू हेल्थ की बात करेंगे, देखो इंपॉर्टेंट है आपका राइट टू हेल्थ, ये सारी बातें आप जानते हो कहां कहां, एक तो पीटी में कहीं से भी कुछ भी फैक्ट पूछा जा सकता था। मेंस की जब हम बात करेंगे तो मेंस में ये आ सकता है बच्चों, आप ये सारे जो पॉइंट्स है वो यूज कर सकते हो। आप अगर हेल्थ को लेकर लिख रहे हो तो इसमें कोई भी ऐसा डायमेंशन नहीं जो आप यूज ना कर पाओ, क्योंकि इसके अलावा कुछ होता ही नहीं है जो आप लिख सको, या तो करंट होगा या आपका कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेट करोगे, है ना। तो यहाँ पर देखो कि अगर हम राइट टू हेल्थ की बात करें तो याद रखना हमारा जो आर्टिकल 21 है इसमें ये इंक्लूड है, अलग से नहीं दिया गया है, लेकिन आर्टिकल 21 जो कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है, जो कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है ना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और हमारे जीवन का अधिकार,
एंड पर्सनल लिबर्टी। एंड पर्सनल लिबर्टी की जो बात करेगा, याद रखना यहां पर जीवन के अधिकार में आपका स्वास्थ्य का अधिकार जो है यह शामिल है। ठीक है, क्लियर है? चलो अब देखो एक और बात जो हमें इसमें साथ में पढ़नी है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब आगे एक बात और बताती हूं, यहां पर देखो, इसके अलावा जब हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 47, आर्टिकल 47 आपको पता होगा, जो आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, जो डीपीएसपी, आगे पढ़ाऊंगे, अभी सिर्फ इतना जानो, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांत है ना। संविधान में इस तरह के कुछ सिद्धांत दिए हैं, कहां पर? पार्ट 4 में दिए गए हैं। ठीक है, तो डीपीएसपी कहां दिए बच्चों? पार्ट 4 में दिए गए हैं। राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांत ऐसे सिद्धांत होते हैं जहां पर स्टेट अगर किसी पॉलिसी को बनाएगा तो उन सिद्धांतों, उन प्रिंसिपल्स को वो याद रखेगा। ठीक है, तो अब देखो कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 47 है बच्चों, ये आर्टिकल क्या कहता है? इसमें यह कहा जाता है कि ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, ड्यूटी ऑफ द स्टेट, यहां पर नहीं लिखा, लिखना पड़ेगा, चलो लिख देती हूं, इस आर्टिकल को साथ साथ में याद कर लो। ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल। अब देख रहे एक क्वेश्चन दिखा रही हूं मेंस का, कैसे आप तुरंत क्लिक कर जाओगे, कनेक्ट कर जाओगे। ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो बच्चे ये सोचते हैं इंग्लिश अच्छी करनी है तो भाई इस क्लास से अच्छा कुछ नहीं हो सकता इंग्लिश अच्छी करने के लिए। जीएस भी तैयार, एक तीर से दो निशाने, जीएस भी तैयार, इंग्लिश भी आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर इंग्लिश इंग्लिश बोलने से तो भाई इंग्लिश आती नहीं है। यहाँ पर आपको ये करना पड़ेगा बच्चों की जो मैं क्लास में आपको बता रही हूँ उसको नोट करो, उसको याद करो, है ना। बस वही से आपका जो चीज है वह ठीक होगी। सो ड्यूटी ऑफ द स्टेट, ये राज्य का कर्तव्य होगा कि वह पोषाहार के स्तर को बढ़ाए, न्यूट्रिशन का जो लेवल है उसको रेस करे, है ना। और साथ ही स्टैंडर्ड जो हमारे जीवन का स्तर है उसको भी इंप्रूव करे, तो एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, है ना। साथ ही यहाँ पर टू इंप्रूव पब्लिक हेल्थ, तो यहाँ पर गवर्नमेंट का ये दायित्व है। ठीक है, आर्टिकल 47 ये कहता है, और पब्लिक हेल्थ को एंड टू इंप्रूव पब्लिक हेल्थ, साथ ही डीपीएसपी पार्ट 4 में ये दिया गया है, हमने देखा पार्ट 4 में ये बात कही गई है। ठीक है, इसको ध्यान से देख लिया। चलो आओ एक मेंस का क्वेश्चन देख लो जरा। 2021 में यूपीएससी ने मेंस में क्वेश्चन पूछा 2021 का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन था, besides being a moral imperative of a welfare state, primary health infra is the essential precondition for sustainable development analyze। एक कल्याणकारी राज्य की नैतिक अनिवार्यता होने के अलावा प्राथमिक स्वास्थ्य संरचना विकास के लिए आवश्यक पूर्व शर्त है, विश्लेषण कीजिए। अगर आप एक वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं तो उस वेलफेयर स्टेट के लिए आपको क्या चाहिए? उस वेलफेयर स्टेट के लिए केवल नैतिक अनिवार्यता नहीं, आर्टिकल 47 की इसमें आपको बात करनी है कि भाई हमारा जो आर्टिकल 47 है वो ये बात करता है डेफिनेटली, लेकिन उसके अलावा अगर आपको डेवलपमेंट करना है ना, तो यहां पर ये जो आपका प्राइमरी हेल्थ इंफ्रा है इसको तो आपको डेवलप करना होगा। अगर आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना चाहते हैं, सतत विकास अगर आप चाहते हैं करें, तो आप इसको जोड़ सकते हैं कि भाई किस तरीके से, जो अगर हम ह्यूमन रिसोर्सेज की बात करें तो ह्यूमन रिसोर्सेज अगर ठीक नहीं होंगे, आपको देखो अगर मान लो मैं बीमार पड़ूं, ठीक है, तो सारी क्लासेस कैंसिल करके घर बैठ जाऊं, ना कुछ नहीं करना, ना पढ़ाई लिखाई करनी, क्योंकि आपसे हो नहीं रहा। ऐसा आपके साथ भी होता हो कि अगर आप बीमार हुए, आपने सब छोड़ दिया, भाड़ बजाए कुछ नहीं करना है ना, आराम करेंगे। जीवन पहले बचाओ फिर बनाओ, और ऑब्वियस सी बात है ना, केवल पहले आपको जीवन बचाना भी तो है अपना, उसके बाद बनेगा।
रहेगा। तो ऐसे में आप देखते हैं कि आपको नहीं लगता है कि अगर ज्यादा ह्यूमन रिसोर्स जो है अगर वह वीक है, अगर वह किसी डिसीज से है, तो फिर वह कैसे काम करेगा? तो यहाँ पर आपको स्वस्थ लोगों की वो होती है, वही लोग काम करते हैं जो कि स्वस्थ होते हैं, ठीक है, हेल्थ होते हैं। तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हेल्थ एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? जब हम हेल्थी महसूस कर रहे होते हैं, हमें लगता है कि हम बहुत स्वस्थ हैं, अपने आप हमारा मन होता है कि चलो हम पढ़ाई करें, हम कुछ बैडमिंटन खेलने जाए टाइप से। तो यहाँ पर क्या है बच्चों कि एक अगर आप एक वेलफेयर स्टेट बनाना चाहते हैं तो केवल मोरल इंपैरेटिव, केवल आपके लिए मोरल इंपैरेटिव नहीं, बल्कि इसके अलावा सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एक प्री कंडीशन है कि आप अपने प्राइमरी हेल्थ केयर जो इंफ्रा है उसको भी आप बिल्ड करें। ये बहुत एसेंशियल है, ठीक है, इसी बात को आपको लिखना था। तो आपके पास, अच्छा एक बात सुनो, कभी कभी क्या होता है कि आपने मेंस का क्वेश्चन देखा, आप एकदम ब्लैंक हो गए, होता है ना ऐसा, एकदम ब्लैंक, अब क्या लिखें, अब क्या लिखें? ऐसे में आपने बेसिक किया, आपने हेल्थ का बेसिक किया, ठीक है, आपको इसके बारे में कुछ नहीं पता, आपको तो ये भी नहीं पता कि ये मेंस का क्वेश्चन था, यूपीएससी मेंस का क्वेश्चन था, आपको नहीं पता, कुछ नहीं पता। मैंने अभी जो आपको बताया, अगर आप उसको ठीक से लिख पाए, आर्टिकल 47 को बता दे, थोड़ा सा हेल्थ और ह्यूमन रिसोर्सेज इन सबको जोड़ दे, गवर्नमेंट की 2-3 योजनाओं को लिख दो कि सरकार ने आयुष्मान भारत योजना या फिर इस तरह की योजना चलाई, बस हो गया काम। इससे ज्यादा नहीं आपको पूछा जाता है, ठीक है, क्लियर है? चलो आगे चलते हैं, आया समझ में? तो देखो बच्चों, अगर आपका बेसिक क्लियर है, अगर आपके पास किसी भी टॉपिक का ये जो क्रीमी पार्ट है वह होता है, कुछ भी आपका मेंस का क्वेश्चन आए आपको उसमें यही लिखना होता है। अब हेल्थ को लेके आओगे तो क्या लिखोगे? हेल्थ को लेकर आया, मान लीजिए बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं, मैं उनका आंसर दे रही हूँ, पर तो हम साथ साथ रही है ना। कुछ बच्चों को लग रहा हो कि मैं ज्यादा बता रही, अरे भाई इतना भी सुनना आपके लिए जरूरी है। तो यहाँ पर क्या है कि आपके पास अब ये क्रीमी पार्ट है, आपको पता है कि हेल्थ को लेकर हमें ये सारी चीजें लिखनी है, ये आर्टिकल लिखनी है, ये स्कीम्स लिखनी है। अब इसमें गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है उसको आप कर लेना, आपके पास आपका जो हेल्थ वाला नोट्स है वो अच्छे से बन जाएगा, पूरा आपका टॉपिक तैयार हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो ये कुछ बातें हो गई, हेल्थ क्या था, हो गया। अच्छा, हम यहाँ पर थे, WHO ये कहता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन कहता है, हेल्थ इज अ फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ह्यूमन राइट है ना, फंडामेंटल ह्यूमन राइट। और हम सभी को इसमें यह कहा जाता है कि द एंजॉयमेंट ऑफ द हाईएस्ट अटेनेबल स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ इज वन ऑफ द फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ रेस, रिलीजन, पॉलिटिकल बिलीफ, इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशन। मतलब सभी व्यक्तियों का एक तरह से एक मानवाधिकार है कि उन्हें हेल्थ की जो सर्विसेज है, हेल्थ केयर जो है वह प्रोवाइड हो, और विदाउट किसी भी डिस्क्रिमिनेशन के, कोई भी जो भेदभाव है वह उनके साथ ना हो, ऐसा WHO के द्वारा कहा जाता है, समझे? आर्टिकल 21, ठीक है। अच्छा, एक एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूं कि आखिर ये शामिल कैसे हुआ था, आर्टिकल 21 में ये शामिल कैसे हुआ था, उसकी एक कहानी है ना। तो देखो, पश्चिम बंग खेत मजदूर समिति का एक मेंबर था, एक समिति जो मजदूरों के हितों के लिए काम कर रही थी, उसका एक मेंबर था। वो रनिंग ट्रेन, चलती हुई ट्रेन से है ना गिरकर, और उसे काफी इंजरी हुई, उसको हेड में काफी चोट लग गई। ऐसे में वो क्या हुआ कि उसे बहुत जो ट्रीटमेंट है, तुरंत उसको ट्रीटमेंट चाहिए था। ऐसे में वह एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाता है, लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल वाले उसको मना कर देते हैं, ठीक है। और जब उन्होंने, गवर्नमेंट हॉस्पिटल ने रिफ्यूज किया ये कहकर कि हमारे पास बेड नहीं है, उसके बाद वो 7 और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स गया, वहां पर भी उन्होंने सेम कंडीशन देके मना कर दिया। ऐसे में उसने अपना जो ट्रीटमेंट है कहां कराया, प्राइवेट पे कराया। और जब उसने प्राइवेट में ट्रीटमेंट तो करा लिया, लेकिन फिर उसने क्या किया, एक जो केस है वह सुप्रीम कोर्ट में फाइल्ड किया, और उसमें यह कहा गया जो पब्लिक फैसिलिटीज थी, हेल्थ केयर फैसिलिटीज थी, उनको लेकर बताया गया। तब जाके सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया और आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ में शामिल किया, और साथ ही उस व्यक्ति को कंपनसेशन भी दिलवाया, क्षतिपूर्ति दिलवाई, है ना, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। और ये इशू भी कहा, ये भी कहा कि स्टेट गवर्नमेंट जो है, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है कि वहां के जो लोग हैं वह स्वस्थ रहे, ठीक है। और इस तरह की बीमारियों के इलाज के लिए जो गवर्नमेंट है वो काम करेगी, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो आर्टिकल 21, ठीक है। चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं, विच इज आर ट्रू अबाउट द हेल्थ फैसिलिटीज इन इंडियन कंट्री, इन द कंट्री। हेल्थ केयर इंफ्रा इन द कंट्री इज बेटर इन अर्बन एरिया। स्वास्थ्य की सुविधाओं की अगर हम बात करें तो शहरी क्षेत्रों में ज्यादा बेहतर है, अर्बन एरियाज में जो है वह ज्यादा बेहतर है, ठीक है। आवर कंट्री मोर डेथ आर ड्यू टू कम्युनिकेबल डिसीजेस।
जो कम्युनिकेबल डिसीजेज है, जो संचारी रोग होते हैं, उनसे ज्यादा मौतें होती हैं, उनसे ज्यादा जो डेथ है वह होती है। तो मैंने आपको अभी बताया है, ये वाला क्वेश्चन है ना, कि अगर हम बात करें कि जो मेट्रो सिटीज है, पहले वाले पे आओ, कि जो मेट्रो सिटीज की बात कर ले, हम अर्बन एरियाज की बात कर ले, हम डेवलप्ड थोड़ा सा जो सिटीज है उसकी बात कर ले, तो वहां पर आपको बड़े बड़े हॉस्पिटल्स मिल जाएंगे, है ना, बड़े बड़े आपको हॉस्पिटल्स, हेल्थ इंफ्रा जो है वह वहां पर मिल जाएंगे। तो रूरल एरिया का जो व्यक्ति है वहां पर जाता है दवाइयां कराने के लिए। तो फर्स्ट सही है। सेकंड देखो, संचारी रोगों से कम्युनिकेबल, अभी मैंने आपको बताया कि 61% से ज्यादा जो डेथ हो रही है वह किससे हो रही है, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज से, गैर संचारी रोग से, जो एक से दूसरे को नहीं फैलता, लाइक कैंसर, लाइक हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक आ गया, तो यही सब, यही सारी कंडीशंस है ना। हाई अगर हम कोलेस्ट्रॉल की बात कर लें, तो इस तरह से ज्यादा जो डिसीजेज, इससे मौतें हो रही है। आपको यहाँ पे करेक्ट बता रहा था, फर्स्ट सही है, सेकंड गलत है। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्लियर। चलो, अब देखो हम हेल्थ केयर इन इंडिया की बात करें, भारत में स्वास्थ्य सेवाएं जो है वह कैसी है, थोड़ी सी चर्चा हम यहाँ पर ये करते हैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहले तो ये देखो कि अगर हम भारत के स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें, है ना, और स्पेशली यहां पर अगर हम पब्लिक हेल्थ केयर की बात करें, मतलब जो सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं हैं, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं, पब्लिक हेल्थ केयर का मतलब ये होगा एक ऐसा सिस्टम होगा हेल्थ सेंटर्स का जो कि गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जा रहा होगा, प्राइवेट सेक्टर्स के द्वारा नहीं। और वहीं जब हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स की बात करते हैं तो वो प्राइवेटली ओन्ड होते हैं, मतलब वो निजी व्यक्तित्व के, निजी व्यक्ति, निजी डॉक्टर जो है उसके क्लिनिक या स्वामित्व में होते हैं। इन दोनों में आपको ज्यादा डिफरेंस जो दिखेगा कि गवर्नमेंट जो रन कर रही है वहां पर क्या है, आपको अफोर्डेबल या फिर बहुत ही ज्यादा लो कॉस्ट पर आपको जो मेडिकल फैसिलिटीज है वह प्रोवाइड होती हैं। और ज्यादातर आप देखेंगे गरीब लोग तो जो है, जो पुअर पीपल है, वो इस पर आश्रित है अपने मेडिकल्स के लिए, अपने मेडिकल फैसिलिटीज के लिए। ठीक है, वो प्राइवेटली जो प्राइवेट जो हम कहें जो हॉस्पिटल्स है उसका जो एक्सपेंस है वह बियर नहीं कर पाते हैं। तो यहां पर हम देखेंगे कि हेल्थ केयर फैसिलिटीज जो है उसमें आएगा क्या क्या। अगर हम हेल्थ केयर फैसिलिटीज की बात करें, इसमें क्या क्या आता है, जैसे हम कहें कि हमारे हेल्थ केयर फैसिलिटीज है या फिर हेल्थ केयर फैसिलिटीज नहीं है, तो जब है तब उसमें ये आना चाहिए ना भाई कि हमें हॉस्पिटल्स चाहिए, हमें मेडिकल जो इक्विपमेंट्स है वह चाहिए, है ना, हमें डायग्नोस्टिक टेस्ट चाहिए, ठीक है, आउटसोर्सिंग है, टेलीमेडिसिन है, मेडिकल टूरिज्म है, हेल्थ इंश्योरेंस है, मेडिकल इक्विपमेंट्स है, तो ये सारी चीजें इसमें आएंगी। ये सारी चीजें जो है इसमें आएंगी। आप देखिए कि बहुत सारे जो लोग हैं, चाहे LIC या फिर बाकी सारे इस तरह के जो इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस है, वह भी कराते हैं, तो ये भी इसका एक पार्ट हो गया, है ना। जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी सुनते होंगे आप। तो यहां पर बच्चों ये सब हेल्थ सर्विसेज में आता है। अब देखो कि जैसे कि गवर्नमेंट के द्वारा भारतीय जन औषधि योजना, PM जो जन औषधि योजना है ये चलाई गई। ठीक है, और इसमें प्रधानमंत्री जन औषधि जो केंद्र है, यहां पर जो दवाइयां हैं वो 90% तक लो कॉस्ट पर आपको मिल रही है। इस तरह के जो भी जेनरिक स्टोर्स खुले हुए हैं, जन औषधि जो स्टोर्स खुले हुए हैं, ठीक है, और साथ ही यहाँ पर सर्जिकल चीजें भी है। और पूरे देश भर की अगर हम बात करें तो अब तो शायद काफी संख्या में नंबर ऑफ की अगर हम कुछ नंबर्स की बात करें तो शायद अब 6-7 हजार के आसपास इस तरह के जो नंबर्स है वह हो चुके होंगे। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि जन औषधि सुगम एक एप्लीकेशन भी है, जन औषधि सुगम एप्लीकेशन, जो कि आपको ये बताती है कि आपके आसपास कौन से इस तरह के जो PM जन औषधि जो केंद्र है, ठीक है, जो इस तरह के स्टोर है जहां पर आप दवाइयां ले सकते हैं, वो अवेलेबल है, अफोर्डेबल है, गवर्नमेंट के द्वारा बेसिकली उन सबको चलाया जा रहा है। तो यहाँ पर जन औषधि सुगम एक एप्लीकेशन है। यूपीएससी यहां से भी क्वेश्चन पूछ देता है, तो आपका करंट जो पोर्शन है वह भी यहाँ कंप्लीट होता रहेगा। ठीक है, तो हेल्थ केयर फैसिलिटीज हमने देखा कि चाहे हॉस्पिटल्स हो, लेबोरेटरी हो, एम्बुलेंस हो, ब्लड बैंक हो, ये सारी चीजें, है ना। और सबसे बड़ी बात, हमारे पास नर्स एंड क्वालिफाइड डॉक्टर हो। आप देखेंगे कि जो आप MBBS MD आप देखते हैं कि आपको नहीं लगता कि डॉक्टर्स को कुछ कम आता है। आपको लग रहा है कि डॉक्टर जो है वे बहुत ज्यादा वेल क्वालिफाइड है, बहुत कम। पर्सनली आप एक्सपीरियंस करोगे, जो कि मैंने भी एक्सपीरियंस किया है, बहुत कम ऐसा कोई समझदार डॉक्टर मिलेगा, लगता है कि उसको ज्यादा नहीं बताना पड़ रहा है, वो कंडीशन को समझ रहा है, ठीक है, और गलत दवाई नहीं दे रहा है। आप न्यूज़पेपर में कई तरह की बातें पढ़ेंगे, आप देखेंगे कि जो इस तरह के कंपाउंडर या फिर झोला छाप टाइप के जो डॉक्टर्स होते हैं, जब इनकी तादाद में, इनकी जो संख्या है, जब उसमें बढ़ोतरी हुई थी ना, तब इस तरह की जो एक व्यक्ति को जिसको कि टीबी नहीं था, 2 साल से वो उसकी दवाई खा रहा था, ना हो तो होके मर जाए,
तो यहाँ पर देखो इस तरह के जो, क्या आपको लगता है कि जो ये क्वालिफाइड डॉक्टर है कितने वेल क्वालिफाइड है कितने नहीं है, ये भी तो एक हेल्थ उसमें आया ना, ये भी तो एक परेशानी है, ये भी तो एक प्रॉब्लम है कि अगर जो भी काम कर रहा है क्या वह अपना काम ठीक से कर रहा है। तो ये अगर आपको चैलेंजेस लिखने हो हेल्थ केयर के तब आप इसमें भी लिखो कि हमारे पास वेल, अगर हम कहें तो क्वालिफाइड जो डॉक्टर्स हैं उनकी संख्या में कमी है। ये नहीं कह रही मैं कि है नहीं, होंगे, हर जगह अच्छे काम करने वाले लोग होते हैं, लेकिन कितने, नंबर्स तो कम है ना, नंबर्स की अगर हम बात करें तो वो तो कम है। चलो हम पब्लिक और प्राइवेट की थोड़ी सी चर्चा कर लें, पब्लिक एंड प्राइवेट। पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर, ठीक है। फर्स्ट देखो, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं की बात करेंगे, प्राइवेट में ज्यादा चर्चा नहीं करनी है। लोग बहुत विरोध करते हैं इस चीज का कि चाहे हम एजुकेशन की बात करें या फिर हम हेल्थ की बात करें, इन चीजों का प्राइवेटाइजेशन जो है वह ज्यादा ना हो, सरकार ही इस तरह की सुविधाएं प्रदान करे तो ज्यादा सही है, ताकि वह लो कॉस्ट पर लोगों को मिल सके। सरकार अगर वेलफेयर को लेकर ज्यादा काम कर रही है, आप देखोगे कि जो प्राइवेटली ओन्ड इस तरह के क्लिनिक होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं, आप देखो वहां के चार्जेस देखो, वो ज्यादातर बेनिफिट्स पर वर्क कर रहे हैं, है ना, ज्यादातर वो केवल प्रॉफिट पर वर्क कर रहे हैं। तो यहां पर हम सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें, पब्लिक हेल्थ केयर, सार्वजनिक, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं, ठीक है। चलो देखो ये होती क्या है, सबसे पहले ये देखो, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं की अगर हम बात करें तो बेसिकली इस तरह की जो हेल्थ केयर सर्विस है वह गवर्नमेंट के द्वारा रन की जाती है, गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा इनको चलाया जाता है, रन बाय द गवर्नमेंट, रन बाय द गवर्नमेंट, है ना, सरकार के द्वारा जो है जिस तरह की सेवा, इस तरह के हेल्थ केयर फैसिलिटीज को चलाया जाएगा उन्हें हम पब्लिक हेल्थ केयर कहेंगे। और क्या ये केवल अर्बन में होगी या फिर रूरल एरिया में होंगी, तो याद रखना रूरल एंड अर्बन बोथ, रूरल एंड अर्बन एरिया बोथ, है ना, दोनों में इस तरह की जो सेवाएं हैं वह सरकार के द्वारा प्रोवाइड कराई जाती है। अब ग्रामीण स्तर पर प्राथमिक स्वास्थ्य जो केंद्र है वह देखते हैं, एट विलेज लेवल हेल्थ सेंटर्स जो होते हैं जिसमें कि ग्राम हेल्थ वर्कर्स भी काम करते हैं। अगर हम विलेज लेवल की बात करें, एट विलेज लेवल, एट विलेज लेवल हेल्थ सेंटर्स, ठीक है। हो सकता है बच्चों की यहाँ पर जो ये हेल्थ सेंटर से यहाँ पर डॉक्टर ना बैठता हो, है ना, विलेज लेवल पर जो हेल्थ सेंटर, जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, इस पर डॉक्टर ना बैठता हो, बट ये किसी ना किसी डॉक्टर के सुपरविजन में ही चल रही होती हैं। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि इसमें नर्स होगी एंड प्लस हेल्थ वर्कर, एंड एक हेल्थ वर्कर होगा, ठीक है, और ये सुपरविजन में चलेगी किसके, एक डॉक्टर के। आपने जिला अस्पताल सुना होगा, आपका जो भी जिले के स्तर पर सरकार के द्वारा पूरी व्यवस्था जो है वह प्रॉपर बनाई गई है। तो यहाँ पर क्या किया गया, जिले स्तर पर, है ना, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो पब्लिक एक हेल्थ केयर सेंटर है, जो हॉस्पिटल है, उसको बनाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि विलेज लेवल पर तो ठीक है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, बट अगर हम, ठीक है, अगर हम डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात करें, ठीक है, अगर हम डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात करें तो आपने जिला अस्पताल सुना होगा, ठीक है, जिले स्तर पर एक जो हॉस्पिटल है वह बनाया जाएगा जिसमें सब तरह की जो सुविधाएं हैं वह प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो यहाँ पर अगर जो लोग ज्यादा सीरियस होते हैं, जिनको सीरियस इंजरी या किसी तरह की डिसीज होती है, तो उनका जो इलाज है वह आप देखेंगे कि बाकी जो हॉस्पिटल्स है वह यहाँ पर आपको ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि ये जो हॉस्पिटल होंगे वो आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी होते हैं, जिला स्तर पर भी होते हैं, ठीक है। और अगर हम स्पेशली अगर हम लार्ज सिटीज की बात करें तो वहां पर भी गवर्नमेंट के जो पब्लिक हेल्थ केयर है वो बहुत ही स्पेशल होते हैं, जैसे कि आप दिल्ली के एम्स सेंटर की बात कीजिए, दिल्ली का जो एम्स है ना वो पब्लिक है, याद रखना प्राइवेट नहीं है, दिल्ली का एम्स। तो यहाँ पर बच्चों क्या है कि आप देखें कि जो स्पेशल और जो बड़ी सिटीज होती है वहां पर इस तरह के स्पेशलाइज्ड सेंटर होते हैं, ठीक है। जैसे कि आप दिल्ली में अगर हम आप बात करोगे तो बहुत सारे इस तरह
तरह के आपको पब्लिक हेल्थ केयर की जो बड़ी बड़ी हॉस्पिटल्स है वह मिल जाएगी, जहां पर बड़ी बड़ी जो डिसीजेज है ना, जैसे कि इंसान जहां पर अपनी अंतिम सांसें ले रहा होता है, लाइक हम कैंसर डिसीज की बात कर ले, लाइक हम और भी इस तरह की डिसीज की बात कर ले, उन सबका इलाज किया जाता है। बट ये आपको गांव के स्तर पर नहीं मिलेगी, आपको डिस्ट्रिक्ट के स्तर पर नहीं मिलेगी, आपको बड़ी सिटीज में मिलेंगी। ठीक है, इसके अलावा ये देखो कि आखिर इनको पब्लिक क्यों कहा जा रहा है। ठीक है, हम इसको पब्लिक क्यों कह रहे हैं, वाई? आप इसको पब्लिक क्यों कह रहे हैं? पहला कारण तो यही है कि भाई गवर्नमेंट के द्वारा ये चलाई जा रही है। पहला कारण तो यही है कि सरकार जो है इसको चला रही है, इसलिए हम इसको पब्लिक कह रहे हैं। दूसरा कारण इसका ये है कि ये सभी के लिए प्रोवाइड हेल्थ केयर टू ऑल सिटीजन, है ना। सबसे पहली बात क्या है, गवर्नमेंट, और दूसरा है प्रोवाइड हेल्थ केयर टू ऑल सिटीजन, सभी लोगों को। इसके अलावा नेक्स्ट हम देख लें कि यहां पर जो फंड है, जो रिसोर्स है, अगर हम फंड्स की बात करें या इनके रिसोर्स की बात करें, तो इनका रिसोर्स क्या होगा? इनका रिसोर्स होगा वह टैक्स जो लोगों के द्वारा दिया जाता है, जो सार्वजनिक कर होगा जो हम और आप देते हैं, उस टैक्स से इस तरह की जो के जो हेल्थ केयर सर्विसेज है वह रन होती हैं, है ना। तो यहां पर आपको याद रखना है कि ये जो फैसिलिटीज है वह चूंकि सभी सिटीजन्स के लिए है। ठीक है, ये जो फैसिलिटीज है ये सभी के लिए अवेलेबल है। अगर हम बात करें किस किस के लिए अवेलेबल है, तो अवेलेबल फॉर ऑल, एवरीवन, सभी के लिए इनका जो एक्सेस है एक तरीके से वह होता है। साथ ही देखो इसमें एक बात और याद रखो कि ये क्वालिटी के साथ साथ, ये क्वालिटी हेल्थ केयर के साथ साथ आपको या तो फ्री और बिल्कुल लो कॉस्ट पर, या फिर लो कॉस्ट पर आपको जो सर्विस है वह प्रोवाइड करती है, मतलब अफोर्डेबल होना चाहिए। ठीक है, अब हम आते हैं बच्चों कि आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जो भले ही कई लोगों का इस तरह से सस्पेंशन भी निकल जाता है ना, उनको हटा भी दिया जाता है गवर्नमेंट उससे, कि मान लीजिए वो गवर्नमेंट डॉक्टर है लेकिन उसके बाद भी वो गवर्नमेंट की जगह अपने प्राइवेट जो क्लिनिक है उसको ही टाइम दे रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स होते हैं। इसके अलावा भी ऐसे लोग हैं जो कि अपने प्राइवेटली रन देयर ओन प्राइवेट क्लिनिक और हॉस्पिटल, प्राइवेट क्लिनिक है ना, जो चला रहे हैं वो आपके क्या हुए, निजी हुए बेसिकली। तो यहाँ पर ये जो निजी सेवाएं हैं, जो निजी अस्पताल होते हैं प्राइवेट, ये बेसिकली प्राइवेटली ओन होते हैं, प्राइवेटली बेसिकली ओन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इनमें काफी अंतर है। तो एक आप देखोगे सबसे बड़ा अंतर तो यही होगा कि जो प्रॉफिट के लिए काम करेगा वह कौन होगा, पब्लिक या प्राइवेट? पब्लिक, सॉरी प्राइवेट, है ना। और जो पब्लिक हेल्थ केयर है वो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करेंगे बल्कि ये सभी के लिए अवेलेबल करवाएंगे। तो यहाँ पर ये दो तीन बातें इंपॉर्टेंट थी। अब देखो अच्छा, इसके अलावा अब हम बात करते हैं कि क्या हमारे यहाँ सभी को इस तरह की जो स्वास्थ्य सेवाएं है वह अवेलेबल है। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है, इसको भी हम समझते हैं। ठीक है, लेकिन उसके पहले एक करंट अफेयर से भी रिलेटेड एक जो आपका मेडिकल टूरिज्म है आजकल बड़ा चल रहा है। ठीक है, लोगों को आयुर्वेदा और भारत की जो चिकित्सा पद्धति है ये बड़ी पसंद है, और इसलिए आपने मेडिकल टूरिज्म का, आप भी तो जाते हैं, ऐसा तो है नहीं कि आप देखोगे कि चाहे कॉस्मेटिक सर्जरी और इन सब में इंडिया मान लीजिए उतना आगे नहीं है तो बाकी जगह आप जा सकते हैं इसके लिए। तो मेडिकल टूरिज्म क्या कॉन्सेप्ट आपको दिख रहा है कि आप बेसिकली कोई एक जो पर्सन है वह किसी दूसरी कंट्री में जा रहा है, किसके लिए, फॉर अ मेडिकल केयर पर्पस, है ना। तो इसका जो उद्देश्य है वह क्या है, आप सरकार ने तो इन सब की बढ़ोतरी के लिए, सरकार ने गवर्नमेंट के द्वारा प्रमोट करने के लिए भाई कि लोग आएंगे, तो एक तरह से मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा दिया, मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा दिया, है ना। मेडिकल आपने मेडिकल वीजा सुना होगा कि केवल मेडिकल पर्पस से जो वीजा है वह दिया, इसके पहले एजुकेशन के लिए, ट्रेडिंग के लिए, सबके लिए दिया जा रहा था, लेकिन अब हम देखेंगे कि गवर्नमेंट के द्वारा इवन ई मेडिकल वीजा भी प्रोवाइड किया जा रहा है। क्यों? बिकॉज ऑफ मेडिकल टूरिज्म को अगर बढ़ावा मिलेगा तो उससे देश की जो इकोनॉमी है वो अच्छी होगी, साथ ही वर्ल्ड लेवल पर इंडिया जो है वह इस तरह के एक हब के रूप में डेवलप होगा जहां के एक हेल्थ केयर सिस्टम पर लोगों का विश्वास होगा, है ना। तो यहाँ पर मेडिकल टूरिज्म जो है ये आपको याद रखना है। गवर्नमेंट के द्वारा कौन कौन सी योजनाएं चलाई जाती है ये भी इंपॉर्टेंट है। चलो आओ इस क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन इट इज द प्राइमरी ड्यूटी द गवर्नमेंट टू इंश्योर द वेलफेयर
of the person and provide healthcare facilities to all, improve the public health. In light of this statement, which provision of the Indian Constitution ensure this duty? संविधान में लोगों के कल्याण को सुनिश्चित करना और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए सभी को स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं प्रदान करना सरकार का प्राथमिक कर्तव्य है। और भारतीय संविधान में कौन सा इस प्रावधान इस कर्तव्य को सुनिश्चित करता है? आपको बता चुकी हूँ, आर्टिकल 47 कहां पर आएगा? आर्टिकल 47 डीपीएसपी एग्जैक्टली है ना, राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांत। आर्टिकल 47 क्या कहता है? यही जो इसमें लिखा हुआ है, बस ये भाषा लिखी हुई है। आपसे आर्टिकल ना पूछ के आपसे सीधा ये पूछ लिया कि कहां पर लिखा हुआ है, तो आपका आर्टिकल 47 जो कि डीपीएसपी आपका पार्ट 4 है। ठीक है, संविधान का कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है? पार्ट 4 है। इसका आर्टिकल 47 जो है वह ये कहता है कि गवर्नमेंट की एक तरह से प्राइमरी ड्यूटी है कि वह पब्लिक हेल्थ वेलफेयर जो है उसका ख्याल रखेगा। ठीक है, चलो अब देखो, तो प्राइवेट एंड पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम की अगर हम बात करें तो हमने इसकी चर्चा की। साथ ही देखो बच्चों, हम देखते हैं, ये हो गया बेसिकली है ना, चलो इसको छोड़ देते हैं, ये आप पढ़ते रहना। मैंने आपको जो बाकी चीजें हैं जो मैंने आपको समझाया, नोट्स बनवाए, वो डिटेल्स यहाँ पर दी हुई है। चलो एक और क्वेश्चन देखो जरा। ऑल दो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड इक्वालिटी टू ऑल, इक्वालिटी फॉर ऑल, इनइक्वालिटी इज द की प्रॉब्लम इन इंडिया। भले कॉन्स्टिट्यूशन कुछ भी प्रोवाइड कर रहा है, बट उसके बाद वो प्रॉब्लम तो है ना। अब कॉन्स्टिट्यूशन तो कह रहा है, आर्टिकल 14, 15 की कल हमने बात की, हमने इक्वालिटी की बात की बच्चों। लेकिन इक्वालिटी के अलावा है ना, लेकिन हमने देखा कि जो इक्वालिटी है, इक्वालिटी के अलावा बहुत सारी हमने डिस्क्रिमिनेशन भी देखे थे है ना, इनकम को लेकर, और भी जेंडर फैक्टर बाकी सब। तो यहाँ पर देखो कि इनइक्वालिटी एक की प्रॉब्लम है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इनइक्वालिटी इन इंडिया? कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो कि रिस्पॉन्सिबल है इसकी प्रॉब्लम के लिए? पॉवर्टी, लैक ऑफ रिसोर्सेज, डिस्क्रिमिनेशन, वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स। वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स, कल वाला चैप्टर याद करो। लास्ट में हमने क्या देखा था कि इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन है, इनइक्वालिटी अगर हो रही है, उसके दो तरीके हो सकते हैं, गवर्नमेंट लॉ बना दे और गवर्नमेंट स्कीम ला दे, तब हम इसको खत्म कर सकते हैं। अब गवर्नमेंट अगर स्कीम ला रही है तो ये प्रॉब्लम कैसे हो गई? प्रॉब्लम तो पॉवर्टी है, प्रॉब्लम तो लैक ऑफ रिसोर्सेज है, प्रॉब्लम तो डिस्क्रिमिनेशन है। तो यहाँ पर आंसर क्या होना चाहिए आपका? ऑप्शन नंबर ए, 1, 2 एंड 3। वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स की अगर हम बात करें, ये तो भाई आपको अवेलेबल करा रही है, रिसोर्सेज अवेलेबल करा रही है। ठीक है, तो देखो अभी अगर हम स्वास्थ्य सेवा और समानता, जो आपका नेक्स्ट इसमें चलिए यही बता देती हूँ। ठीक है, स्वास्थ्य सेवाएं एंड समानता, हेल्थ केयर एंड इक्वालिटी। कल हमने इक्वालिटी की बात की थी ना, चलो आज हेल्थ केयर के साथ हम इक्वालिटी को पढ़ लेते हैं। ठीक है, स्वास्थ्य सेवाएं और समानता। तो यहां पर आपने आर्टिकल कल 14, 15 पढ़ा था। कल हमने यहाँ पर आर्टिकल 14 एंड 15 की बात की थी। ठीक है, आज हमने किस आर्टिकल की बात की? याद रखना, कल जो हमने बात की थी वो आपका फंडामेंटल राइट था, आपका था पार्ट 3। आज हम जो बात कर रहे हैं ये है आपका डीपीएसपी और ये है आपका पार्ट 4, और यहां पर हमने आर्टिकल 47 की बात की। ठीक है, लेकिन 47 के साथ साथ 14 और 15 जो है वह कितना जुड़ता है इसको हम समझेंगे। तो स्वास्थ्य सेवा और समानता, हेल्थ केयर इनइक्वालिटी की हम बात करेंगे तो याद रखना आप, क्या एक प्रश्न उठता है। सबसे पहले देखो, इन दोनों बातों को जब हम देखेंगे तब हमारे सामने जो है वह एक बहुत बड़ा प्रश्न उठता है, और ये जो क्वेश्चन है वह ये है, इज एडिक्वेट हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल? इज adequate healthcare is adequate healthcare available to all? एक प्रश्न नहीं है ये, क्या सभी के पास उपलब्ध है स्वास्थ्य सेवाएं? कुछ डेटा, कुछ फैक्ट बताती हूँ, आप अपने आप समझ जाएंगे कि क्या ये सबके लिए है या फिर नहीं है। ठीक है, देखो, तो यहां पर हम देखते हैं कि बेसिकली हम जिस सिचुएशन में अभी जी रहे हैं, अभी जो कंडीशंस हैं, अभी वर्तमान में एट प्रेजेंट अगर हम इंडिया की बात करें तो यहां पर जो आपके प्राइवेट सेक्टर हैं, जो प्राइवेट सर्विस हैं, ठीक है, हेल्थ केयर में, ये क्या हो रही है? ये इंक्रीज हो रही है, बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। लेकिन जब हम पब्लिक सेक्टर की बात करेंगे, जब हम पब्लिक हेल्थ केयर सर्विस की बात करेंगे,
हेल्थ केयर सेंटर्स की बात किया करेंगे, हॉस्पिटल्स की बात करेंगे, तब यहां पर आप देखोगे कि ये उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहा है। ये नहीं कहेंगे कि कम हो रहे हैं, बंद नहीं हो रहे भाई, खुल रहे हैं, बट उतनी तेजी से अगर हम एज कंपेयर एज देखें प्राइवेट सर्विस, प्राइवेट हेल्थ केयर, तो यहां पर ये उतने इंक्रीज नहीं हो रहे हैं। और ऐसे में अगर देखो ज्यादा अवेलेबल प्राइवेट है, ठीक है, अब इसको इस बात को समझना है ना। अगर हम देख रहे हैं बच्चों कि ज्यादातर अगर हम अवेलेबल देखें तो आपको गवर्नमेंट सर्विस, गवर्नमेंट हेल्थ केयर सर्विस उतनी अवेलेबल नहीं है, और ऐसे में आपको अवेलेबल क्या है, निजी सेवाएं, निजी क्लिनिक अगर आपको जानी है तो याद रखना इनकी जो सर्विसेज है ना, इनकी जो सर्विसेज है वो कैसी है, हाई पेड है। इनकी सर्विसेज कैसी है, हाई पेड है। यहां पर आप देखोगे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये, पता है, मेडिकल एक्सपेंसेस की अगर हम बात करें तो यहां पर मेडिकल्स जो है वो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव हैं। इसके बाद सामान्य लोग जो है बच्चों ये अफोर्ड नहीं करते, ये जो है वह अफोर्ड नहीं करते। और यहां पर आप देखोगे कि अगर मान लीजिए किसी तरह की इलनेस या फिर किसी तरह की जो इंजरी है अगर ये हो भी जाती है, तो ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो कि पैसा उधार लेकर ही, है ना, अगर मान लीजिए किसी घर में बीमारी, ज्यादातर आप देखेंगे कि मिडिल क्लास के बारे में ये कहा जाता है, लगभग अगर हम मध्य परिवारों की बात करें, मध्य आय वर्ग की बात करें, आप देखेंगे कि यहां पर अगर कमाने वाला एक है, इसलिए तो हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि हम इस चीज से निकल सके। तो यहां पर क्या है बच्चों, आप देखेंगे कि मान लीजिए अगर कमाने वाला एक है, उस पर डिपेंडेंट जो पीपल, आप इकोनॉमी में इस चीज को पढ़ेंगे, इकोनॉमी में आपको एक एग्जाम्पल बहुत अच्छा बताया जाता है कि आपके पास विकल्प क्या क्या है ना, जब आपको इकोनॉमी में विकल्प की बात आती है, फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट को डॉक्टर बनना है, लेकिन चूंकि उसने केवल 10th तक स्टडी की है, आपको 12th करना जरूरी होता है, जो भी आप अपना सब्जेक्ट से कर रहे हैं, उसके बाद ही आप एग्जाम्स दे पाते हैं। अब चूंकि उसके पास रिसोर्सेज नहीं था, अब रिसोर्सेज नहीं था, तब ऐसे में क्या होगा, रिसोर्सेज नहीं था तो उसका विकल्प खत्म हो गया, वो नहीं बन सकता डॉक्टर। अब आपने पढ़ाई ही नहीं कि कैसे बनोगे। यूपीएससी मांगती है कि आपने आपने ग्रेजुएट जो है आपने ग्रेजुएशन किया हो, ठीक है, और अगर आपके पास आपने केवल 12th तक जो स्टडी है वह की है, अब ऐसे में आप कॉलेज ही नहीं गए तो आपके ऑप्शन तो लिमिटेड हो गए ना। ऐसे में आपका विकल्प क्या है, तो एक अच्छी अर्थव्यवस्था क्या होती है, जब ज्यादा से ज्यादा आपको विकल्प प्रदान करे, है ना। तो आप इकोनॉमी में इस चीज को पढ़ते हैं, और उसमें एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है जो कि इसी इलनेस और पॉवर्टी को कंपेयर करता है। उसमें यह बताया गया है कि अगर एक बीमार व्यक्ति जो कि अफोर्ड नहीं कर सकता, वो बीमारी से मरने का विकल्प ज्यादा पसंद करेगा, वो वेट करेगा कि अरे मुझे कैंसर है, अरे मेरी किडनियां खराब हो गई, वो डायलिसिस नहीं करा सकता, है ना। तो यहां पर वो क्या करेगा, उसके पास उतना पैसा नहीं है कि वह लाखों रुपए का डायलिसिस कराए, तब ऐसे में क्या करेगा, वह इंतजार करता है कि भाई इससे अच्छा हम मर जाए। तो यहां पर आप देखोगे बच्चों कि अगर अफोर्डेबल नहीं है, आप तो देखो गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारी इस तरह की जो फैसिलिटीज है, योजनाएं हैं, कार्ड्स है, आयुष्मान कार्ड भी आपने सुना होगा, है ना। तो इस तरह की स्कीम्स क्या है, ये गरीबों के लिए है कि भाई 1 लाख 2 लाख तक की प्राइवेट में भी फ्री सर्विसेज ले सकते हैं, गवर्नमेंट उसको दे देगी। तो हम यहाँ पर देखेंगे बच्चों कि ज्यादातर मिडिल क्लास को दो चीजों के लिए लोन या फिर बाकी उधार पर डिपेंड रहना पड़ता है, एक एजुकेशन और दूसरा आपका मेडिकल सर्विसेज, कि अगर घर में कोई बड़ी बीमारी हो गई, उसका इलाज अगर आपको कराना है, अच्छे अस्पताल में कराना है, तब ऐसे में क्या होगा, आपको या तो अपनी कोई चीज बेचनी होगी। आप देखेंगे ज्यादातर गांव के लोग जो है अपनी जमीन वगैरह बेच देते हैं, और अगर आप देखेंगे कि अगर शहर में इस तरह की मिडिल फैमिली है, वो या तो उधार लेकर इलाज करवाती है। तो ये मैं नहीं कह रही, ये रिपोर्ट्स और आप चारों तरफ जो चीज देखते हैं, महसूस करते हैं, ये उसका निष्कर्ष है बच्चों, है ना। तो यहां पर हम देखें कि अभी वर्तमान में अगर हम कंडीशंस की बात करें, सभी के लिए अवेलेबल नहीं है ना। तो क्या अभी ये प्रश्न आपको मिला, इज एटिकेट हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल? नो, नहीं, ठीक है, नहीं। अब देखो, अच्छा एक बात और सुनो, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद है एक, है ना, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा यह कहा जाता है, आप इसमें एक बॉक्स बना देखेंगे, जो भी ये बॉक्स रहते हैं ना, इसको बड़े ध्यान से पढ़ लिया करो भाई। अरे क्या हुआ, अब इस बात को समझना थोड़ा सा, ठीक है। देखो, अब इससे कैसे आप पेपर 4 एथिक्स से भी इसको जोड़ सकते हैं। याद रखना, जितना इस सब्जेक्ट को डीप में पढ़ोगे, पेपर 2 में भी आंसर लिख पाओगे, जब पॉलिटी में आएगा, सोसाइटी में अगर मान लो इस चीज को पूछ लिया, ठीक है, सोशल जस्टिस में मान लो इस चीज को अगर पूछ लिया, किसी भी चीज में अगर आपका, और एथिक्स में भी अगर आ गया, तब भी आप इसका यूज कर सकते हैं। तो याद रखना कि अगर हम एथिक्स की बात करें, तो जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद, ये कहती है कि जहां तक हो सके
भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद, ठीक है। इसने जो मेडिकल के लिए कोड ऑफ इथिक्स बनाए, इसने जो चिकित्सकों के लिए है ना, हम देखें कोड ऑफ इथिक्स जो बनाए कि कोड ऑफ मेडिकल इथिक्स, कोड ऑफ मेडिकल इथिक्स, इसमें ये कहा कि ज्यादातर जो डॉक्टर्स हैं वो क्या प्रेस्क्राइब करें, वो अपने पर्चे में क्या लिख कर दे, जेनेरिक दवाइयां, है ना। जेनेरिक दवाइयां ऐसी दवाइयां होती हैं जो किसी कंपनी या किसी ब्रांड पर मतलब जैसे आपको पता है कि ये पर्टिकुलर ड्रग है ना, ये दवाई है, लेकिन वो किसी कंपनी ने नहीं प्रोड्यूस की, उस पर कंपनी का नाम नहीं होगा, ऐसी दवाइयां सस्ती मिलती है। तो ऐसे कोड ऑफ मेडिकल इथिक्स के अनुसार हम देखेंगे कि इसमें यह कहा जाता है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा कि जो फिजिशियन है, ठीक है, ये प्रेस्क्राइब करें ऐसे ड्रग को, ये यही लिख देती हूं, कनेक्ट कर पाओगे, है ना। ये जो प्रेस्क्राइब, जो प्रेस्क्रिप्शन आपका बनाते हैं, ये प्रेस्क्राइब करें प्रेस्क्राइब ड्रग्स विद जेनरिक नेम, विथ जेनरिक नेम्स, ठीक है, मतलब नॉट यूजिंग द नेम ऑफ एनी कंपनी। तो किसी निर्माता या कंपनी का नाम जिस पर नहीं होता है उसको हम जेनेरिक दवाइयां कहते हैं। गवर्नमेंट क्यों जेनेरिक दवाइयों की बात कर रही है, जेनेरिक ड्रग की बात कर रही है, मतलब जिस पर किसी कंपनी या किसी निर्माता का नाम नहीं है और ऐसे में उसका ब्रांड और बाकी का जो पैसा है वह बच जाता है। ये दवाइयां सस्ती होती है। ज्यादातर आप देखोगे किसी पर्टिकुलर कंपनी से टाई अप कर लेते हैं। आप जब कभी अस्पताल गए हो तो आपने एक चीज देखी होगी कि आपसे ज्यादा इस तरह के जो मेडिकल और बाकी जो ड्रग मतलब दवाइयों से संबंधित जो लोग हैं वो ज्यादा आते हैं डॉक्टर के पास। क्यों? क्योंकि वो अपनी जो पर्टिकुलर कंपनी है उसकी जो दवाइयां हैं, है ना, जो पर्टिकुलर कंपनी है उसकी जो दवाइयां हैं वो डॉक्टर के पास लेकर आते हैं कि अब से आप मरीजों को हमारी दवाइयां दे। ऐसे आप टाई अप आप देखते रहते होंगे। तो यहाँ पर क्या है बच्चों, मेडिकल काउंसिल ऑफ एथिक्स ये कहता है कि जेनेरिक दवाइयां जो है वो ज्यादा प्रेस्क्राइब करो, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम ये देखते हैं नेक्स्ट। अच्छा, इसमें लेकिन कुछ और रिपोर्ट्स है, इज एटिकेट हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल, कुछ और रिपोर्ट्स है वो मुझे आपको बतानी ही पड़ेगी। इसमें देखो, इसमें ये कहा जाता है अफोर्डेबिलिटी की जब हम बात करते हैं बच्चों, तो इसमें कहा जाता है कि लगभग केवल 20% ही जो पॉपुलेशन है, 20% ही जो पॉपुलेशन है यही केवल अफोर्ड कर सकते हैं अगर वह बीमार है तो दवाइयों को। इसके अलावा अगर हम 40% पॉपुलेशन की बात करें, अगर ये एडमिट हो गए हॉस्पिटल्स में तब तो इनको या तो पैसा उधार लेना पड़ेगा या तो अगर इनके पास कोई संपत्ति है तो वह इनको बेचनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो पुअर और इलनेस है ना, जो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो पुअरनेस एंड इलनेस है, ठीक है, अगर गरीबी है तो ऐसे में गरीबी जो मेंटल स्ट्रेस है, अगर आप गरीब हैं तो ये बहुत बड़ा कॉज है, इज अ कॉज ऑफ ग्रेट एंजाइटी एंड डिस्ट्रेस, ग्रेट एंजाइटी एंड डिस्ट्रेस। जिनके पास पैसा है उनके लिए परेशान नहीं करती बीमारियां उतनी, ठीक है। हाँ, उनको बीमारियां ज्यादा होती है, वो ज्यादा परेशान वैसे रहेंगे बट पैसों से नहीं रहते ना। लेकिन आप देखोगे बच्चों की एक गरीब है चूंकि, तो इसलिए उसको बहुत ज्यादा एक ग्रेट एंजाइटी हो जाती है छोटी से छोटी बीमारियों की, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी आप देखोगे इकोनॉमिक जो उनके पास रिसोर्सेज या फंड है इस चीज के अवेलेबल नहीं होते। तो अब उनके लिए दो तरफा की मार हो गया ना, मतलब एक तरह से एक बीमार भी है और दूसरा उधारी भी। तो इस तरीके से जो प्रॉब्लम है वह बहुत बड़ी है समझ में। आप सोसाइटी में जरूर पढ़िएगा इसको। सोसाइटी का आपका जो ये टॉपिक है इसको मैंने कई डायमेंशन से कवर करा दिया, आपका मेंस भी इससे बहुत कुछ कवर हो जाएगा। तो एनसीईआरटी में तो 10 या 20% था, हम इसको 100% तक लेके गए, ठीक है। तो यहां पर हमने देखा। अच्छा, एक और बात है कि हम ऐसे में कर क्या सकते हैं, व्हाट कैन बी डन, व्हाट कैन बी डन। Public healthcare services. Public healthcare services are linked together, so they cover both rural and urban. They provide service for only common illness. The public health system mean to provide quality health service either free at the low cost. बता दिया मैंने, इसका आंसर दे देना आप, है ना। इतना आंसर तो करोगे ही। मेंस का क्वेश्चन भी देख लिया आपने, मेंस का क्वेश्चन भी देख लिया, है ना। चलो अब हम देखते हैं कि इंपॉर्टेंट लास्ट इसमें जो आपका फैक्ट है, व्हाट कैन बी डन, आखिर हम कर क्या सकते हैं इन सभी प्रॉब्लम्स तो आप समझ गए। व्हाट कैन बी डन समझ में आया नहीं आया, बताओ जरा, क्या कर सकते हैं हम। तो यहाँ पर देखो, ये हो सकता है बच्चों कि जो हेल्थ सिचुएशन है वह अभी ठीक नहीं है,
और इसको हेल्थ सिचुएशंस, हेल्थ सर्विसेज जो है वह ठीक नहीं है, ऐसे में इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये कौन बियर करे? गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट जो है वह इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाए ताकि जो क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज है, क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज स्पेशली, और ऐसी योजना बनाए स्पेशली फॉर पुअर एंड डिसएडवांटेज ग्रुप्स। डिसएडवांटेज है ना, स्पेशली किनके लिए? जो गरीब लोग हैं या फिर इस तरह के लोग हैं। एक पॉइंट और याद रखना, आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को जानते हैं? नहीं जानते, मैं बता देती हूं। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी, संयुक्त राष्ट्र विकास है ना कार्यक्रम, इसके द्वारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 17 तय किए गए हैं। टोटल आपके एसडीजी गोल कितने? 17, जो कि हमें 2030 तक 2030 तक हम प्रयास करेंगे, जैसे कि जीरो हंगर, जीरो पॉवर्टी, एजुकेशन, जेंडर इक्वलिटी, ये सारी चीजें, एनवायरमेंट है ना, ये सारी चीजें उसमें शामिल है। तो एसडीजी में देखो कौन सा ऐसा एसडीजी है जो कि हेल्थ से संबंधित है, वो है आपका एसडीजी 3। तो जो तीसरा आपका एसडीजी 3 है, ये बात करता है गुड हेल्थ एंड वेलबींग की। गुड हेल्थ एंड वेलबींग, समझे? गुड हेल्थ एंड वेलबींग की बात करता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो गया आपका। कैसा लगा आज का चैप्टर? आपको समझ में आया? तो देखो इंपॉर्टेंट है बच्चों ये। हेल्थ केयर इंडिया फंडामेंटल, ये सारी चीजें हमने बात की। व्हाट इज हेल्थ, क्या इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, अब हम कल बात करेंगे। हेल्थ का हमारा बात हो चुका है। अब कल की जो हमारी चर्चा है वह होगी एक राज्य सरकार जो है वह आखिर काम कैसे करती है, द स्टेट गवर्नमेंट एट वर्क्स। क्लियर? चलिए, तो आज की क्लास को हम यही खत्म करते हैं। प्रॉपर नोट्स बनाइए बच्चों, नेक्स्ट क्लास में आने के पहले रिवीजन कीजिए। धीरे धीरे अब आपके जो कॉन्सेप्ट है वह बढ़ रहे हैं। ठीक है, इसका जो डायमेंशन से कवर करने का वो डायमेंशन भी बढ़ रहा है, इसलिए आप सभी को भी थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी है। जो भी मैं होमवर्क देती हूँ, कल का जो होमवर्क दिया था वो कर लिया? बहुत सारा दिया था मैंने आपको, मेंस के 3 से 4 क्वेश्चन दिए थे, है ना? तो थोड़ा सा वर्क करो। अगर आप चाहते हैं कि आपका बेसिक स्ट्रांग हो, साल भर अगर, तो साल भर आपको अच्छी क्लासेस इसी तरह की मिलती रहेगी, सभी एजुकेटर्स की, सभी सब्जेक्ट्स की। आपको क्या करना है? आपको बस कंटिन्यू रहना है क्लास में। धीरे धीरे आपको समझ आएगा। जो टेस्ट हो रहा है, जो एक्स्ट्रा डाउट सेशंस हो रहे हैं, उसमें आना है। आपका जो पीडब्ल्यू का एप्लीकेशन है उस पर आपको पीडीएफ मिल जाती है। नोट्स के लिए परेशान ज्यादा मत हो, क्योंकि जो मैंने आपको नोट्स दिए हैं, ठीक है, जो एक्स्ट्रा नोट्स है वो मैं सब लिखवा देती हूँ। वो सारी चीजें आप नोट करो, कुछ मेहनत तो करोगे, मेंस ऐसे ही थोड़ी निकल जाएगा। उसके लिए लिखने की हैबिट नहीं डेवलप करनी, तो उसको लिखा करो। ठीक है, तो और बाकी जो चीजें हैं वो एनसीईआरटी को पढ़ लिया करो। किताब को पढ़ने का कोई भी ऑप्शन, कोई भी ऐसा मैं आपको अल्टरनेटिव्स कभी नहीं देती हूँ। मैं आपको जो पीडीएफ दे रही हूँ इस पे सब लिखा हुआ है, नो डाउट। बट किताब सुकून से जब आप 15 मिनट इस चैप्टर को पढ़ोगे ना, वो चीज जो दिमाग में जाती है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा वो बात अलग है, बट रीडिंग हैबिट्स आपको डेवलप करनी है बच्चों, है ना? रीडिंग हैबिट्स जो है वह आपको डेवलप करनी है। तो ये था आपका आज का चैप्टर। अच्छा देखो, इसमें एक केरला एक्सपीरियंस और समझ लो। इसमें लास्ट में केरला एक्सपीरियंस एक एग्जाम्पल दिया है कि 1996 में क्या किया था केरला गवर्नमेंट के द्वारा। एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट जो चेंज है वह किया गया था, और इसमें क्या किया गया था कि 40% ऑफ द इंटायर स्टेट बजट वाज गिवन टू पंचायत। पंचायत को 40% ऐसे ही फंड दे दिया कि ठीक है, आप अपने यहाँ की जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करो। पंचायत को 40% फंड दे देना, सोचो, जहां 1-2% फंड दिया जाता है बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, केरला गवर्नमेंट के द्वारा 40% फंड दे दिया। लेकिन देखो यहां पर पंचायत को कहा गया कि वो जो भी उनको रिक्वायरमेंट्स है, जो भी उनकी आवश्यकताएं हैं, उन सभी के लिए ये जो है वह यूज करे, और इसके लिए जो विलेजेस है प्रॉपर प्लानिंग करे, वाटर के लिए, फूड के लिए, वुमेन्स डेवलपमेंट के लिए, एजुकेशन के लिए, है ना? और प्रॉपर फिर इसको चेक करे। और यहाँ पर स्कूल और जो आंगनबाड़ी संस्थाएं हैं, स्कूल एंड आंगनबाड़ी है, इसको भी स्पेसिफिक जो इसकी प्रॉब्लम्स थी उसको सॉर्ट आउट करा गया। और बाद में देखा गया कि कुछ जो समस्याएं हैं वो अभी भी बनी हुई थी यहाँ पर, जैसे कि आप देख सकते हैं कि चाहे शॉर्टेज ऑफ मेडिसिन हो, चाहे इनसफिशिएंट हॉस्पिटल बेड हो। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम अभी कोविड में क्या आई?
आप देखोगे 2020 2021 का पेपर देखना, आपको सारे पेपर्स में कोविड की झलक मिल जाएगी। इवन शायद पेपर 2 और 3 में, क्योंकि 3 में आपका डिजास्टर मैनेजमेंट, वो भी आपका आपदा में कवर हो गया आपका कोविड, क्योंकि वो वाकई में डिजास्टर था। ठीक है, तो यहाँ पर वो पेंडेमिक था बेसिकली, है ना। तो यहाँ पर बेसिकली बच्चों सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आई वह किसकी आई? हॉस्पिटल्स में बेड की ही तो समस्या थी, है ना। कहाँ पे लिटाओगे, कहाँ पे ऑक्सीजन दोगे, खड़े खड़े करके दोगे, वो ऑलरेडी चकरा रहा है, तब ऐसे में बेड की प्रॉब्लम सबसे बड़ी थी। तो यहाँ पर देखो कि एकदम डॉक्टर्स की अगर हम बात करें तो डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है, ये बड़ी परेशानियां थी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि केरला के द्वारा यहाँ पे इस मॉडल को अपनाया गया था। ठीक है, चलिए, साथ ही इसमें कोस्टारिका का एक तरीका जो है वह दिखा हुआ है। कोस्टारिका जो आप देखते हैं कि जो मध्य अमेरिका है, जो मिडिल अमेरिका है, ठीक है, यहाँ पर एक सबसे स्वस्थ देश एक बेसिकली ये माना जाता है, वन ऑफ द हेल्थीएस्ट कंट्री माना जाता है सेंट्रल अमेरिका का। ठीक है, और यहाँ पर कोस्टारिका में क्या किया गया था कि ज्यादातर जो सेना पर, जो मिलिट्री के लिए जो एक्सपेंस किया जाना था, जो व्यय किया जाना था, वो लोगों की बेसिक नीड्स पर किया गया। फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन, फॉर एग्जाम्पल हेल्थ, और यहीं पर था कि वह वर्ल्ड के इस तरह के टॉप कंट्रीज, टॉप सिटीज में से आने लगा था। ठीक है, जो ज्यादातर स्वस्थ है। ठीक है, अब इसकी एक्सरसाइज वगैरह आप खुद देख लेना, कल की हम बात करेंगे स्टेट गवर्नमेंट जो है वह कैसे वर्क करता है। आई होप क्लास आपको समझ में आई होगी। चलिए, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।